उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत अपना 1 साल मुकम्मल कर चुकी है। इस 1 साल के दौरान कौन कौन से काम हुए, हुकूमत क्या सही सिमत में, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं यूपी हुकूमत की काबीना वजीर डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी। मैम कैसी हैं आप? शुक्रिया, बिल्कुल अच्छी हूँ। क्या लग रहा है मैम, जो 1 साल है इसको किस तरीके से आप देख रही हैं? 1 साल हो गया हुकूमत को, मुकम्मल आपने कर लिया 1 साल, और अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से इसको देख रहे हैं, लेकिन चूंकि आप काबीना वजीर हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, तो खुद को कैसा लग रहा है 1 साल के बाद, कहाँ तक आप पहुँचे? देखिए, एक एजेंडा के साथ, एक संकल्प पत्र के साथ हम लोग आवाम के बीच में उतरे थे जी, और जनता को हमने कुछ वादे किए कि अगर हम आएंगे तो हम ये सब काम करेंगे, और अगर आप उसको उठाकर देखें तो सही डायरेक्शन में, सही तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। मकसद है कि कैसे अपने प्रदेश की हम अर्थव्यवस्था को ठीक करें, कैसे हम वहाँ पर ऐसे माहौल पैदा करें कि न केवल निवेश आए, लोग वहाँ पर फैक्ट्री खड़ा करें, इंडस्ट्री खड़ा करें, रोज़गार के जो रास्ते हैं वो खुलें, और कैसे हमारे युवाओं को पलायन करने से रोका जा सके। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसमें हम लोगों ने, मैं समझती हूँ, जिस तरह से अपने आप को, अपने कामों को अंजाम दिया है, उससे लोगों में कम से कम इन्वेस्टमेंट में लोगों का जो है विश्वास बढ़ा है। और अभी इन्वेस्टर्स मीट हुई और उसमें आप खुद देख लीजिए कि 4,80,000 करोड़ रुपए लोगों ने वादा किया। लोगों ने कहा ये आएगा नहीं, लेकिन ऑलरेडी अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 25,000 करोड़ के तो काम अब ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट उतरना शुरू हो रहा है, और 2500 तो इस साल 2018-19 में 50,000 करोड़ का तो आज ही हमको मालूम है कि काम शुरू हो जाएगा। और बाकी इसी तरह एक एक MOU को हम लोग देखते जा रहे हैं। मेरे पर्यटन में भी बहुत MOU आए हैं, कोई 14,000 करोड़ के हम भी देख रहे हैं। तो अगर आज तक आप इतना, मायावती जी रही, अखिलेश जी रहे, कहते रहे, इन्वेस्टर्स मीट करते रहे, लेकिन 5,000 करोड़ भी ज़मीन पे उतार नहीं पाए, लोग आने को तैयार नहीं थे। तो इससे दूसरा मुद्दा जुड़ता है, वो है कानून व्यवस्था का, कि हम लोग क्या एक सुरक्षित कानून व्यवस्था लोगों को दे पा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि पहले से कम हुआ है, हो रहे हैं अपराध, हम ये नहीं कह सकते कि शून्य हो गए, 0 हो गए, लेकिन उनमें कमी आ रही है। अपराधियों के दिल में दहशत है, जो बदलाव आया है कि अब कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, सियासी लोगों को अब हिफाजत या कह लीजिए राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा है। आज कोई ये नहीं कह सकता कि किसी मंत्री के करीब कोई बहुत भ्रष्ट व्यक्ति या कोई बहुत कैरेक्टरलेस व्यक्ति या कोई बहुत अपराधी, छोटा अपराधी भी उनके संरक्षण में। तो ये परिवर्तन है और ये बदलाव दिख रहा है। और जब ये बदलाव होगा, पुलिस फोर्स सब ठीक है, अब अधिकारी जो आ रहे हैं वो समझ गए कि मंशा क्या है इस सरकार की, तो उसमें तेजी से बदलाव आ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हाँ, लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी किसान ये कह रहे हैं कि जो वादा किया था इंतखाबात के वक्त, इलेक्शन के वक्त, कि भाई सारा कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, बाद में कह दिया गया कि भाई जो जिनके पास छोटे छोटे कर्ज हैं वही माफ़ होंगे, और वही माफ़ किए गए। किसी को 1,000 रुपए का चेक मिला, किसी को 5,000 का, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। देखिए, बात लोग समझ नहीं रहे जी। अब मान लीजिए अगर मैंने बैंक से 1 लाख कर्ज लिया और मैं 80,000 लौटा चुकी हूँ, तो अब बैंक को 20,000 तो करना है ना। अब किसी को दे नहीं रहे हमने तो बैंकों को लिख दिया कि भाई इस शख्स के ऊपर जो भी कर्ज बनता है वो हम माफ़ कर रहे हैं, फिर से आप दरवाजे खोल दो, अगर ये नया कर्ज लेना चाहता है तो ले ले। मान लीजिए, आप तो बैंक का जानते हैं, अगर आप डिफ़ॉल्ट में मान लीजिए आप 1,000 रुपये भी आपका बकाया है, तो आपको नया लोन तब तक नहीं मिलेगा कर्ज जब तक वो 1,000 चुकता ना हो जाए। अब कितने लोगों के लिए दरवाजे बैंकों के खुल गए, अभी तक तो बैंक बंद थे। तो अगर आपका कर्ज ही 1,000-2,000 बचा है, तो सरकार 1 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात की। और आप खुद सोचिए, 1 पैसा हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, 1 रुपया हमने केंद्र से नहीं लिया, 37,000 करोड़ रुपए एक झटके में, एक साथ, एक वित्तीय वर्ष में। आप इसकी दूसरी मिसाल हमको हिंदुस्तान में दे दीजिए, फिर आप हमारी पर उंगली उठा लीजिए। पर विवाद भी बहुत सारे हुए हैं, चाहे ताजमहल का मसला हो, उसको लेकर विवाद हुए, चाहे गोरखपुर में जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने बच्चों की मौत हो गई, वो हमेशा इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं, उसको नहीं रोका गया या वो नहीं रोक पाई सरकार, उसमें जो है नाकाम रही। उसके बाद दंगे भी बहुत सारे हुए। केंद्र सरकार की जो मरकज़ी हुकूमत है, उसी की रिपोर्ट है कि तकरीबन 250 दंगे हुए हैं पिछले 1 साल के दौरान। तो कुल मिलाकर के विवाद जो हैं, उन्होंने भी पीछा नहीं छोड़ा यूपी हुकूमत का। गलतियाँ अगर आप ढूंढना चाहें तो आप सब काम में अब मैं कुछ कपड़े पहनी हूँ, आप गलती ढूंढ सकते हैं कि आपने ये कपड़ा ऐसे ठीक नहीं पहना, आपने ऐसे कर लिया होता तो बेहतर होता। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो काम किए हैं
उन कामों को तो देखिए 2 बंद चीनी मिलें खोल दी गई इतने जल्दी, टेक्सटाइल मिल का काम शुरू हो गया, उधर आपके 2 चीनी मिलों का उच्चीकरण कर दिया गया, 27,000 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान कर दिया गया चीनी का, जो कि 5 साल 7 साल से बकाए थे, सब दे दिए गए, बकाया लौटा दे दिए गए उनको, सीधे डीबीटी हो रहा है। 5 लाख हमने एक साल में 5 लाख हमने महिलाओं के जो है वो विडो पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ा दी। अब आप बिजली का देखिए, 60 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना में चूल्हे मिल गए, 30 लाख से ज़्यादा लोगों को फ्री बिजली का कनेक्शन मिल गया। इसी तरह से अगर आप गिनती करते जाएं तो काम बहुत हुए हैं, लेकिन मुश्किल क्या है कि जो नहीं हुए उस पर लोगों की निगाह है, और जो हो रहे हैं अब विपक्ष का काम है शोर मचाना, चिल्लाना, तो वो तो करेंगे। लेकिन जैसे जो मैं इस समय सरकार में हूँ, गवर्नमेंट में हूँ, तो मैं कह सकती हूँ, आप मुझसे बात करें मेरे पर्यटन विभाग का, इतना ज़्यादा पैसा एक साथ पर्यटन में या इतने ज़्यादा काम कभी शुरू नहीं हुए। क्यों नहीं लोगों को समझ में आया कि भाई जो दुधवा फॉरेस्ट पार्क्स हैं, पीलीभीत से लेके करतनिया घाट तक, ये इतने खूबसूरत और इतने समृद्ध हैं कि हमारे जो है जिम कॉर्बेट पार्क को भी मात देता है ये बेल्ट। क्यों नहीं आज तक पर्यटन के साथ वन विभाग को जोड़कर इसको बढ़ावा दिया गया? लखनऊ से लोग इतने कम जा पाते हैं, ओनली वाइल्ड लाइफ लवर्स गो। हम लोगों ने MOU कर लिया, अब हम इको टूरिज्म को बढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पुराने फॉसिल पार्क, 10,000 करोड़ साल पुराने फॉसिल पार्क, जहाँ पत्थर के पेड़ पत्थर हो गए हैं, सोनभद्र में पड़े हुए हैं, 70 किलोमीटर है वाराणसी से। किसी ने क्यों नहीं सोचा, मैं जा रही हूँ उसको डेवलप करने के लिए। हमारी बर्ड सेंचुरीज पड़ी हैं। देखिए कहीं तो कुछ करती सरकारें। आप कहते हैं कि आप धार्मिक पर्यटन बढ़ा रहे हो, आप मुझे बताइए तमिलनाडु हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ इतने मंदिर हैं और उन मंदिरों में सुविधाएं दी गई हैं। हाँ, लेकिन मैम सवाल उठते हैं, जबकि जो ऑफिशियल आपके डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल बुकलेट है, अगर उससे ताजमहल को हटा दिया जाता है, और फिर ताजमहल के ऊपर ये भी सवाल उठते हैं कि वो ताजमहल है या फिर कोई मंदिर है, आजकल यही नई बातें आ गई हैं, उस वक्त जो है लोगों को फिर एतराज़ात होते हैं। वो एक बुकलेट छापी गई थी कि एक मिनट कि इस साल हम क्या नए काम करने जा रहे हैं। उसमें हमने फॉसिल पार्क दिया, उसमें हमने दुधवा दिया, उसमें हमने अपने जो सर्किट्स, बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, इनमें जो नए काम करने जा रहे हैं वो दिया हमने। जो जिन्होंने पैसा हम 17-18 में झोंक रहे थे उसको दिया। लोगों ने आवाज उठा दी, पत्रकार लोग, आप ही लोग करते हो। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी खुद चले गए, चले गए ताज। हमारा सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, पूरी दुनिया आती है। उन्होंने कहा वहीं से सोचते वहाँ भी करेंगे। हर जिले में जा रहे थे, आगरा में गए तो ताज का प्रेसिडेंट चुना, फिर ताज को 150-200 पर उन्होंने ये भी कहा था ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये सीएम योगी ने ही कहा था। सुनते चलिए। पर ये तो कहा था, ये तो कहा था कि सबसे खूबसूरत इमारत है और हमारे देश की एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। हेरिटेज प्रॉपर्टी तो बोला है ना उसको, और अभी यूनेस्को ने उसको डिक्लेयर करा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने हिंदुस्तान में 10 इमारतों को, हमारा सबसे जो है वो क्या कहते हैं कीमती, बेशकीमती जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, उनमें 10 इमारतों को भारतवर्ष के जोड़ा है। 3 तो यहाँ की हैं, आपका ताज और वो फोर्ट, किला, और फतेहपुर सीकरी, तीनों को केंद्र सरकार ने जोड़ा है। और इसमें तो देखिए झूठ मूठ का विवाद था। आप ताज को अलग कर देना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए 250 करोड़ रुपए हमने इस कंट्रोवर्सी के पहले ही रिलीज कर दिए थे, केंद्र सरकार ने हमको दिए थे। आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो विवादों को जो है वो हवा देता है, नहीं वो ढूंढता है, जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। अभी गर्मी, सुनिए, पूरी जनवरी में आपका सिंचाई का वक्त आया, अभी गर्मी शुरू हो गई, आपको जनरेटर की आवाज़ यूपी में सुनाई नहीं देगी, क्योंकि बिजली की सप्लाई इतनी बेहतर हो गई है कि अब लोगों को अपने जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर 100 जनरेटर एक वक्त में एक मोहल्ले में जलता था तो आज एक भी नहीं चल रहा है। किसी को कोई विशेष काम होगा तो चला रहा है। तो देखिए काम इतने अधिक हुए हैं, इतने अच्छे हो रहे हैं। अब कुछ तो कमियां रहेंगी, उनको अगले 4 साल में ठीक किया जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 1 साल बुझती मशाल, उन्होंने ट्वीट किया। नहीं, देखिए अखिलेश जी को जल्दी होगी सत्ता में आने के लिए, अब गए हैं, उनको ये पूछिए, मायावती जी से भी पूछिए
कि मायावती जी के पास भी 235-40 विधायक थे और गिर के वो कहाँ आई पिछले चुनाव में 80 के आसपास, और इस बार गिर के कितनी गई 19। यानी 10 साल में लोगों ने उनमें इतना विश्वास दिखाया है। 5 साल बाहर रहने के बाद भी उनको लाने की नहीं सोची। 80 से गिराकर 225 से गिरा के 80 से गिरा के 19। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी पे, जब मायावती जी की सरकार थी वो 90 के आसपास थे, ठीक है। इस बार कहाँ है? बीच में जनता ने एक मौका दिया, आप 230 तक पहुंचे, 26-27 जोड़ाओ 225 तक। अब आप गिर के कहाँ आ गए हो? 60 के आसपास। आप पहले 50 से भी कम है। आप अपने गिरबान में तो झांकिए कि आपने क्या ऐसा किया जो आपके हालात हुए हैं। हमारा असेसमेंट अभी आएगा, 2 चुनाव बीच में अगर हम हारे हैं तो अपनी गफलत से हारे हैं। ये जो 2 चुनाव हारे हैं, गोरखपुर और फूलपुर, बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स थी ये। लंबे समय से अगर हम देखें, गोरखपुर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की वो सीट रही है, मतलब परंपरागत तरीके से, और वहाँ पर पिछले 20-25 साल से कभी बीजेपी हारी नहीं थी। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर हैं उसी जगह से और पहला वोट वो डालते हैं, उन्होंने कहा था कि पहला वोट जो है वो बीजेपी को ही पड़ा है। उसके बाद भी अगर पार्टी हार जाती है और फूलपुर में भी हार जाती है तो सवाल तो उठते हैं। देखिए, गोरखपुर में तो पूरा पोलराइजेशन हुआ बैकवर्ड और दलित्स का, वो इसलिए हुआ कि एक तो हमारा जो उम्मीदवार थे, 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले तो कि उम्मीदवारी 26 तारीख को बीमार हो गए, लखनऊ में SGPGI में भर्ती हो गए, और 6 तारीख को यहाँ से निकल गए, उनकी ब्रेन सर्जरी हुई, तो कैंडिडेट नहीं निकल पाया। एक पब्लिक मीटिंग या 2 पब्लिक मीटिंग में गया। दूसरा, हर एक को लगा कार्यकर्ता को ये तो CM की सीट है तो जीत ही जाएंगे, तो कार्यकर्ता भी आराम से बैठा रहा, और वोट गिरा इतना कम, 40% से कम, 39%। अगर वोट 4% और गिर जाता तो कैंडिडेट जीत जाता। लेकिन फिर भी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में गए हैं, और यही हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अब इस बात का, और अच्छा हुआ कि जल्दी हो गया, तो अब हम लोग भी अलर्ट हैं। और आप खुद देखिए, जब 2012 के चुनाव के बाद 11 या 12 विधानसभाएं खाली हुई थी, लोग MP हो गए थे, उसमें से 8 हार गई थी बीजेपी। लेकिन जब मेन जनरल इलेक्शन आया तो 325 गठबंधन लेकर आया है। तो आप कह रही कि कोई बात नहीं, उपचुनाव हार रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब मेन चुनाव होगा नहीं, बात नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई बात नहीं है। इसको गंभीरता से लिया गया है कि इतनी गफलत या इस प्रकार की गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन की कमी भी बता रहे थी, और ये भी कह रहे हैं कुछ लोगों की तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि CM और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और CM योगी आदित्यनाथ के दरमियान बन रही है, और उसकी वजह से भी नुकसान हुआ है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हम लोगों ने अंदाज नहीं किया था कि दोनों पार्टियां एक वक्त पे आखिर समय पे आ जाएंगी। हम लोगों को अगर ये आइडिया होता पहले तो शायद कुछ अलग स्ट्रैटेजी बनती। ये बाई इलेक्शन के जब कैंपेनिंग चल रही थी तो चीफ मिनिस्टर ने उसको भी थोड़ा सा जो है वो मजहबी रंग दे दिया था। उसमें कहा था उन्होंने कि जुमे की नमाज और होली को मिला दिया था, और उन्होंने कुछ बातें रखी थी जो लोगों को शायद नागवार गुजरी। और उन्होंने एक बात और कही कि मैं मतलब गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैं कभी ईद नहीं मनाता। तो चीफ मिनिस्टर को इस तरह की बात करना, आपको लगता है कि जब उन्होंने ओथ ली है, वो सबके चीफ मिनिस्टर हैं, फिर तो ये हिंदू हूँ और मैं ये हूँ, तो इस तरह की बातें करना आपको लगता है कि वो शायद मुनासिब नहीं देता, ठीक नहीं है? मैं 2 बात कहूँगी। इनके दोनों बयानों को थोड़ा शॉर्ट करके देखा गया। पहला बयान तो मेरे सामने उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में दिया। उन्होंने कहा देखिए, सामंजस्य से काम होता है। पहली बार होली जुमे में पड़ गई, जुमे की नमाज का टाइम होता है, होली तो एक बार आती है साल में। तो देखिए, मुसलमान भाइयों से अपील एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या, उन्होंने अपनी नमाज का टाइम बढ़ा दिया। इस समंजस के साथ भी जो है वो हम लोग काम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अकोमोडेट करके। भाषा जो भी रही हो, उनका कहने का मकसद यही था जो मैं समझी। दूसरा जो उन्होंने हाउस में बोला, वो उधर से प्रोवोकेशन हुआ कि आप मुल्क तोड़ना चाहते हैं, आपने पहला कदम रख दिया। अब ऑपोजिशन को ये बात कहना चाहिए क्या कि आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं और उसका पहला कदम आपने रख दिया? आप क्यों ऐसी बात कहने जो समाज में गलत मैसेज जाए? उनका ये कहना था, भाई मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है, मैं ये नहीं करता लोगों की तरह के घर के अंदर तो जनेऊ पहने रहूँ और बाहर निकल के टोपी पहन लूँ, बुराई करूँ अपने मजहब की या धर्म जो भी है। तो उनका वहाँ ये कहना था, लेकिन मैं अपना त्यौहार मनाता हूँ, मैं अपनी पूजा करता हूँ। अगर कोई दूसरे मजहब वाला शांतिपूर्ण ढंग से अपना त्यौहार मनाता है तो हम उसको पूरा सहयोग देते हैं, हम कोई विरोध नहीं करते हैं और सहयोग देते हैं।
एक उनकी पॉलिसी बता दीजिए, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्कूल में कॉपी किताब बांटने की बात हो, या जूते मोजे देने की बात हो, या गन्ना किसानों को उनका मूल्य देने की बात हो, या कर्ज माफ करने की बात हो। कौन सा ऐसी स्कीम है जिसमें कि हमारे मुसलमान भाई बहन या अकलियत के लोग नहीं आते? और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आप मुरादाबाद से चलिए, ठीक है, और आप पीलीभीत से होते हुए, सीतापुर से होते हुए, लखनऊ से होते हुए, वाराणसी से आजमगढ़ तक जाइए, अम्बेडकर नगर जाइए, हमारा हस्तशिल्प किनके हाथों में है यूपी में? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अगर हस्तशिल्प का लेते हैं आप मुझे बताइए कारीगर कहाँ है? फिरोजाबाद के कारीगर कौन है? मुरादाबाद में कारीगर कौन है? सीतापुर 80% वो हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं कि सरकार उनका विरोध कर रही है। हमारे अकलियत के लोग हैं। लखनऊ में आइए, जरदोजी चिकन किसके पास है? अब वाराणसी में जाइए, कौन करता है इसका काम, वीविंग का काम? तो ये कहना गलत है। मकसद ये है कि वो इकोनॉमी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर एजुकेशन और इकोनॉमी, रोजगार सही हो जाए तो ये झगड़े ही अपने आप खत्म हो जाए। सबसे बड़ा झगड़ा है कि रोजगार नहीं है, और अगर रोजगार सृजित होने लगे, जैसे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं पर्यटन से कि कोई 10 लाख रुपए लगाए तो 90 लोगों को रोजगार मिलता है, और 15,000 करोड़ लोग लगाने को तैयार हैं। अगर इसमें से हम 5,000 करोड़ हर वर्ष लगाते चले जाएं तो आप सोचिए कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा। और सरकार ने कमिट किया है, सरकार ने कमिट किया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से हम 20 लाख लोगों को रोजगार देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सपा बसपा का गठबंधन हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो इक्वेशन जो है वो बीजेपी का बिगाड़ सकती है? सबसे पहले देखा जाता है, मैं लीड कौन करेगा। किसी सर्वे में आज तक मोदी जी के करीब करीब भी कोई नहीं पहुंच पा रहा है। 2018 में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने नारा दिया है मोदी मुक्त भारत। राज ठाकरे जी को तो मैं सीरियसली नहीं लेती, वो तो बहुत ही उनकी पॉलिटिक्स तो तरफ तो आपकी हुकूमत जो है वो एक तरीके से जश्न मना रही है, भाई 1 साल मुकम्मल हो गया, जाहिर तौर पर बड़ी बात है ये। पर आपकी हुकूमत का हिस्सा है ओम प्रकाश राजभर जो हैं, वो मुखालफत कर रहे हैं हुकूमत की, कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, रिश्वत बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है, रिश्वत देने के बाद भी काम नहीं होते। तो ये जो विरोध के सुर हैं ये उभरने लग गए हैं अभी से ही। देखिए, वो हमेशा ऐसे ही बोलते आए हैं, उनका अपना एक तरीका रहा है पॉलिटिकल, लेकिन एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम सब कैबिनेट में हैं, हमारी एक मंत्री परिषद है, जो भी सही या गलत है उसके लिए हम लोग एकमुश्त तैयार हैं। और ये बातें, जो विरोध होता है, ये कैबिनेट के अंदर अपनी बात उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। मुझे तो याद नहीं है कि राजभर जी ने आज तक जो भी चाहा हो उसको रोका गया हो। मुझे तो याद नहीं कि कैबिनेट में कभी बातें बोल रहे हो, कैबिनेट में कभी भी राजभर जी की बात को काटा नहीं गया है। वो हमारे सम्मानित साथी हैं। ये बताइए मैम, जिस तरीके से हमने देखा सपा बसपा का गठबंधन हुआ है, 2019 जो है अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, साल भर ही रह गया है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो इक्वेशन जो है वो बीजेपी का बिगाड़ सकती है, इन दोनों का गठबंधन उत्तर प्रदेश में? मुझे नहीं लगता, क्योंकि फाइनली क्या होता है कि अब हमारा जब तक इलेक्शन है हमारा 1 साल और हो चुका होगा जी, तो लोग ऐसे ये करेंगे कि आपको कौन लीड करेगा। पहली बात तो ये आएगी कि भाई केंद्र में आपको लीड कौन करेगा अगर हम सरकार लाएंगे। आप कुछ भी कहिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान, चाहे अभी चीनी क्यों ना रहा हो, या अभी रूस या यूरोप, कोई इलेक्शन उठा के देख लीजिए, चाहे वो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सिस्टम से हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, सबसे पहले देखा जाता है मैं लीड कौन करेगा, लीडर कौन है, लीडर कौन होगा, कौन हमारी सरकार को चलाएगा। तो आप मुझे बताइए, जय भी आप ही लोग करते हो सर्वे, किसी सर्वे में आज तक मोदी जी के करीब करीब भी कोई नहीं पहुंच पा रहा है। उस शख्स ने 4 साल में एक छुट्टी नहीं ली, दिन रात मेहनत करी है, बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम किए हैं, पूरी दुनिया में मुल्क की इज्जत बढ़ी है। पहले हैं जिन्होंने अरब देशों का हर देश का दौरा मुकम्मल किया, पूरा किया। वो पहले ऐसे हैं जिन्होंने लाकर विदेशों को और अपनी धरोहरें दिखाना शुरू किया है कि भाई ये भी हमारी धरोहर है, ये भी हमारी धरोहर है। वाराणसी तक ले गए, घाट दिखा दिया, मिर्ज़ापुर ले गए। तो क्वेश्चन है कि वो उनके जो काम करने का स्टाइल है, करप्शन का एक चार्ज किसी मिनिस्टर पर अभी तक सेंटर के नहीं लगा, हर पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है, ई गवर्नेंस कितना ज़्यादा हो गया है, बढ़ता जा रहा है। और कह रहे हैं कि भाई 60 साल में जितना अभियान
हम लोगों के चाहे कोई नाम दिया हो, अपने निर्मल भारत दिया हो या स्वच्छता अभियान के अंदर अब हो रहा है, इतना ज़्यादा सफाई के ऊपर ख़ासतौर से पब्लिक टॉयलेट्स के और हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाने के लिए, शौचालय बनाने का काम जितना 60 साल में नहीं हुआ उतना 4 साल में हो गया। तो मेरा कहना है कि उनकी जो काबिलियत है उस पर किसी को शक नहीं है। और उनके कद का कोई नेता नहीं है। उनके कद का छोड़ दीजिए, कोई उनकी कमर तक भी नहीं पहुंच पा रहा। जैसे हाँ। एक समय में जवाहरलाल नेहरू थे या इंदिरा जी थी, उनके आसपास भी कोई नहीं पहुंच पाता था। मुझे नहीं लगता मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है उस पर कोई छीट भी डाल सकता है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। 2018 में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने नारा दिया है, मोदी मुक्त भारत। कैसे देख रही हैं? राज ठाकरे जी को तो मैं सीरियसली नहीं लेती। वो तो बहुत ही उनकी पॉलिटिक्स तो एकदम टोटली लॉपसाइडेड पॉलिटिक्स है राज ठाकरे जी की। और वो तो अपने आप खुद अपनी आइडियोलॉजी पे पिटते जा रहे हैं। अब आप हिंदुस्तान में कहोगे कि नॉन मराठा हो तो यहाँ नहीं रह सकते, मराठी में नहीं लिखोगे तो तुम रह नहीं सकते, तो इस तरह की पॉलिटिक्स भारतवर्ष में नहीं चलेगी। हर आदमी रिजेक्ट करेगा। मराठों ने उनको रिजेक्ट किया है, तो इसलिए उनको तो देखिए, ही इज़ नॉट पावर टू बी रेकन्ड विद। उनके बारे में तो अब देख रहे हैं कि एनडीए थोड़ा, कुछ लोग जो हैं थोड़े से खफा हैं, अलग हट रहे हैं। टीडीपी अच्छी बड़ी पार्टी थी, वो अलग हो रही है और बहुत मजबूत साथी थे आपके, वो मुझे मांझी क्यों अलग हो गए हैं। और भी ऐसे कुछ आ रहे हैं कि कुशवाहा भी जो है, जो बिहार से हैं, वो भी अलग हो सकते हैं। रामविलास पासवान ने भी नसीहत दी है पार्टी को कि भाई आप जो है किसी एक तबके को या किसी एक कम्युनिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो है मुखालफत की आवाज़ शुरू हो गई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये मुखालफत नहीं है, मैं कहती हूँ कि लोकतंत्र में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों आवाज़ें उठती आई हैं। आप मुझे वो दौर हिंदुस्तान का बता दीजिए जब मुल्क आज़ाद हो रहा था और एक पार्टी थी, तब भी विरोध के स्वर चल रहे थे। उसी कांग्रेस में से कितने सारे ब्रांचेस निकली, अलग अलग पार्टीज बन गई। ये देखिए, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और जब गठबंधन की राजनीति एक जाता है दूसरा आता है, तो कहीं ना कहीं गठबंधन होते रहते हैं। लेकिन इस देश में तीसरा मोर्चा नहीं बन पाएगा, ये आप उनसे लिख के ले लीजिए। मेरे पिताजी ने, मैं खुद गवाह हूं इस बात की, 1980 से लेके 89 तक 9 साल जब तक वो जिंदा रहे, उनके 9 साल बहुत बहुत मेहनत के साल थे। उन्होंने कितनी कोशिशें की कि हम सबको एक मंच पर लाएं और थर्ड फ्रंट बनाएं, जिसमें कांग्रेस भी ना हो, बीजेपी भी ना हो। नहीं, हो ही नहीं सकता। ये ऐसे हैं ये लोग, सब की एक जगह पर बैठ ही नहीं सकते। ममता बनर्जी और केसीआर मिले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर रिच। सी, ममता बनर्जी इज गुड इनफ ओनली अप टिल वेस्ट बंगाल, और केसीआर अपना तेलंगाना में है। केसीआर ने तो पहले कहा कांग्रेस के साथ आप बना दो प्रदेश, हम आपके साथ आ जाएंगे, पर पीछे हट गए। तो ये देखिए, ये 7 फैट ईगोस, इन सबकी अपनी अपनी ईगो है कि भाई कौन लीड करेगा। लंबे वक्त तक कांग्रेस में आप रही हैं और कांग्रेस को अच्छे से समझाया। आपने कहा था कि जब तक सोनिया गांधी थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद चीज़ें, या जब से उन्होंने जो है अपने हाथ में संभाला काम, तो चीज़ें जो है वो बिखरने लग गई। अभी वो प्रेसिडेंट बन गए हैं पार्टी के और महाधिवेशन भी अभी पार्टी का हुआ था। किस तरीके से देख रही हैं? क्या वाकई मतलब वो काबिलियत अभी तक नहीं आई है राहुल गांधी के अंदर जो होनी चाहिए प्रेसिडेंट के? मैं देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती। मेरा बस इतना कहना है कि कांग्रेस में अब वो ताकत नहीं रह गई जिससे लोगों को वो यकीन दिला सकें कि वो गवर्नमेंट अच्छी दे सकते हैं। और उनके जो लीडरशिप है, जो अभी चुने गए हैं राहुल जी, उनको मोदी जी के मुकाबले में ये देश स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अभी भी अगर उनकी तुलना होगी तो यही हो सकती है कि केसीआर बेटर हैं कि वो बेटर हैं, ममता बेटर हैं कि वो बेटर हैं, इस रीजनल सेट्रैप्स के साथ। लेकिन मोदी जी के मुकाबले में कांग्रेस के पास लीडर नहीं है। साल भर से ज़्यादा आपको हो गया बीजेपी में शामिल हुए हुए, खुद को यहाँ पर कंफर्टेबल जो है वो महसूस कर रही हैं या कभी अनकंफर्ट फील होता है? मेरा एक चरित्र है, मुझे जितना काम दिया जाता है मैं उतना ही करती हूँ। मुझे 2 मंत्रालय दिए गए हैं, 3 मंत्रालय, उनमें मैं दिन रात जूझी हुई हूँ। मेरी कोशिश है कि हम इन 4 सालों में कोई भी इतनी तेज़ी से हम अपने पेंशन स्कीम को बढ़ाएं कि कोई भी विधवा उससे महरूम ना रह जाए। हम पीपी मॉडल पर इतने होम्स बनाएं कि चाहे वो ओल्ड एज होम हो, चाहे विडो होम हो, चाहे बच्चों का आश्रय गृह हो, वहाँ पर बिल्कुल आधुनिक सुविधाओं से लैस हो। मेरी कोशिश है वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल्स अच्छे बन जाएं। मेरी कोशिश है कि 181 181 जो हमने बहुत विस्तार किया, ऑल इंडिया टोल फ्री महिला सहयोग के लिए लाइन बनाई गई है, फ़ोन लाइन,
181, उसके ज़रिए से मैं इतना ज़्यादा फैल जाना चाहती हूँ पूरे यूपी में कि हर जनपद में, आप तो जानते हैं और प्रदेश में कहीं नहीं है, सिर्फ 181 के साथ रेस्क्यू वैन उत्तर प्रदेश में चलती है। 75 जनपद में हमने खड़ी की हैं। 1.25 लाख औरतों तक हम पहुँच चुके हैं। 15,000 औरतों को तो घर पर जाके या लड़कियों को स्थल पर पहुंचकर सपोर्ट दिया है। इन सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम हो। अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ कि हम अपने प्रदेश के कानूनों में और क्या सुधार लाएं जिससे थोड़ा खौफ बने उन लोगों को जो बच्चों पर और महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। और इसी तरह से विडोज़ के लिए, वर्किंग वुमेन, हम लोग ये सारे काम अच्छे से करना चाहते हैं। और जहाँ तक परिवार कल्याण है, हमारी कोशिश है कि नर्सेज जल्दी से जल्दी भर्ती हो जाएं। 6,000 और अभी 3,000 मैंने करीब भर्ती की, 6,000 और मुझे 9,000। बहुत सारा काम करना है और वक्त भी बहुत सारा है आपके पास। 4 साल नहीं, वक्त ज़्यादा नहीं है। 1 साल इतनी तेज़ी से बीत गया। तो हम अपने विभाग का काम मजबूती से कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि हमें छोड़ रहे हैं, हमको ले रहे हैं। सबका साथ सबका विकास बिल्कुल हो रहा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी। तमाम तरह की बातें इन्होंने बताई और बताया कि किस तरीके से इनकी हुकूमत पूरे ही प्रदेशवासियों के लिए, पूरे ही सूबे के अवाम के लिए फलाह बहबूदी के काम कर रही है। बेबाक बात में इतना ही। आदाब।